ओके जी, ठीक हो गया। तो अभी हमारा जो एसपीएसएस के अंदर सीएफए और ईएफए, इनके मकसद से ये है कि लॉजिकली तो स्लाइड्स के स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था कि ईएफए और सीएफए के दरमियान डिफरेंस क्या है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी आप लोग ये समझते हैं कि ईएफए को परफॉर्म किया जा सकता है, पीएफ को कब यूज करना है, पीएस को कब यूज करना है, कॉमन फैक्टर को कब हम लोग कब ऑब्लिक यूज करेंगे, टाइप्स क्या है, इन वैल्यूज, कॉमनलिटीज, फैक्टर्स, सिंगल फैक्टर का एनालिसिस रन करना, कंबाइंड फैक्टर का, ये बेसिकली यही फैक्टर एनालिसिस है। बाकी आप लोगों की लॉजिक है कि आप लोग चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने जब भी किसी भी फैक्टर को इस्तेमाल करना है, यू शुड हैव लॉजिक विद योरसेल्फ कि आप चीजों को लेके कैसे चल रहे हैं, उसके बगैर आपको फायदा कुछ नहीं है। मैक्सिमम ईएफए यही है, मैक्सिमम ईएफए एसपीएसएस के अंदर यही है जिसके अंदर लोगों ने हवा बना के रखा हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ यह कि आपका डाटा अच्छा नहीं होता, फिर आपको मल्टीपल सीएफए करने पड़ते हैं, मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस करने पड़ते हैं। जब मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस आते हैं, मेरा जाती बिलीव है दैट इज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। लोगों का ख्याल है कि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस वहीं पे अप्लाई होता है जब हम डाटा नए डाटा पे परफॉर्म करते हैं। मैं कहता नहीं एक सीएफए प्रूव ही नहीं हो रहा, तो वो भी बेसिकली आपकी थ्योरी होती है कि आपके कंट्री में ये लिमिटेशन है कि फला आइटम के ऊपर लोग क्वेश्चन का रिस्पांस नहीं दे रहे, सारा कुछ करने के बावजूद, इसका मतलब ये स्टडी की लिमिटेशन है। तो ये बातें फिर जो यहाँ पे हमारी सपोर्ट में हुई होती है, फिर हम अपनी स्टडी की लिमिटेशन में लिखते हैं। अक्सर बार लिमिटेशन हमें समझ नहीं आती कि फला आइटम को रीड कर दिया था, फला आइटम को रीड कर दिया था, वो ये लिमिटेशन एक्सप्लेन करनी होती है हम लोगों ने कि हमारी स्टडी में इशू कहाँ कहाँ पे आया। तो ये मैक्सिमम एसपीएसएस का जो सीएफए था और ईएफए को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके बाद हम जब एमोस में जाते हैं, एमोस में हमारा स्ट्रक्चर है कम्प्लेक्स मॉडल को टेस्ट करना। तो कम्प्लेक्स मॉडल को टेस्ट करने से पहले आप लोगों ने वहां पर भी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। एमोस में ईएफए भी होता है, सीएफए भी होता है, पर जनरली ईएफए एसपीएसएस में परफॉर्म, देखें इसमें भी सीएफए परफॉर्म किया हम लोगों ने भी फाइनली। एसपीएस में लोग कहते हैं ईएफए होता है, एमोस में सीएफए होता है। नो, दोनों में ईएफए होता है, दोनों में सीएफए होता है। हमने सीएफए भी किया और ईएफए भी किया एसपीएसएस में, अब हम सीएफए भी करेंगे और ईएफए भी करेंगे एमोस में। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिखाने के लिए ईएफए पहले किया, फिर सीएफए की तरफ लेके आया। वहां पे मैं पहले सीएफए सिखाऊंगा, फिर आपको ईएफए बताऊंगा कि ईएफए क्या होता है। अब इशू ये है कि इन्हीं की जो एग्जिस्टिंग डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल है, इसी डाटा सेट की बेस के ऊपर हम लोग जरा ईएफए रन करके देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने इस फाइल को स्प्लिट कर दिया था, सीएफए लगाने की कोशिश करते हैं। और सीएफए की डिटेल थोड़ी सी, अगर 2 स्लाइडें हैं इसको देखते चले जाए, मैं दोबारा से सीएफए को रिमाइंड करवा दूं। Confirmatory factor analysis is similar to EFA in some respects, but philosophically it is quite different. With CFA, the researcher must specify both the number of factors that exist within a set of variable, which factor each variable will load highly on before result can be computed. कि तमाम फैक्टर के क्वेश्चन अपने अपने वेरिएबल पे हाईली लोड हो, ना कि दूसरे वेरिएबल पे। सो द टेक्निक डज नॉट असाइन वेरिएबल टू फैक्टर्स। एक होता है कि जिसमें हमें पहले से पता होता है किस वेरिएबल के कौन से क्वेश्चन, और एक होता है कि हमें पहले से पता नहीं हो, जिधर पता नहीं वहां ईएफए, जिधर पता है उधर सीएफए लगता है। तो एमओस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम असाइन कर देते हैं हर एक को फैक्टर। एसपीएसएस में हम ओपन खेलते हैं, हम कहते हैं ये डाटा फैक्टर निकालो। पर एमओस में आप लोग सीएफए जब लगाते हो तो उसको इसमें भी पहले से पता होता है, लेकिन एसपीएसएस के अंदर हम पहले से बताते नहीं, वो खुद फैक्टर लेना करता है। पर एमओस में हमने बताना होता है कि ये इस वेरिएबल के फैक्टर हैं, ये पहले बताना होता है। कहता है which factor, तो कहता है so the technique doesn't assign variable to factor, so instead the researcher must be able to make this assignment before any result can be obtained. So SCM is then applied to text the extent to which a researchers a priori pattern of factor loading represent the actual data. आपने जो आपके जहन में डाटा है वो वेरिएबल, वो कंस्ट्रक्ट पहले ड्रा करने हैं, वो पहले ड्रा करने हैं एमओस के अंदर जब हम लेके जाते हैं। तो रिव्यू ऑफ ए कंट्रास्ट विद एक्सप्लोरेटरी, ये उसको एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा कि वहाँ पे आपकी जो ईएफए है वहाँ पे हमारी कम लोडिंग्स होती हैं, लेकिन सीएफए के अंदर हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग मेरिट होते हैं। सीएफए वहाँ पे ईएफए करते वक्त हम 0.4 की लोडिंग के साथ भी फैक्टर बना रहे होते हैं, क्योंकि हमने वो डाटा जेन्युइन नहीं लेते, वो प्री टेस्टिंग होती है। वो डाटा तो हम लोग छोटे छोटे ग्रुप पे करते हैं। जब आप उसका स्केल कन्फर्म हो चुका है और आप कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं, फिर 0.7 से ज़्यादा लोडिंग चाहिए, फिर केएमओ 0.9 चाहिए, फिर हमें कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए उनकी। उधर हमारे वो जो रूल पड़े वो अप्लाई नहीं होते। और सीएफए एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे जब उसको परफॉर्म करेंगे।
सो अभी हम लोग आते हैं इन्हीं के डाटा सेट पे जो इन्होंने डाटा सेट दिया, और इस डाटा सेट को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। इसमें हमने सेव नहीं करना था तो इसमें स्प्लिट फाइल कर दिया था, स्प्लिट फाइल ख़त्म कर देते हैं। डाटा स्प्लिट फाइल्स, नो नो नो, डाटा और स्प्लिट फाइल, और इसको एनालाइज ऑल केसेस, ओके, और डाटा ये सेव, नो, ओके। अब हमारे सामने ठीक हो, ये हमारे सामने वो डाटा आ गया जिस पे हम काम कर रहे थे। अब एक तो ये है कि ये जो आपने अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, अगर जो ऊपर हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट था रोटेटेड पे, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, एक तो ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन करना है। अब चूंकि EFA को हम CFA में कन्वर्ट करने लगे ना, क्योंकि हमने हमारे पहले से थ्योरी नहीं, हम जो इनके डाटे पे निकाला था हम इसी के ऊपर CFA अब इमोस में लगाना चाहते हैं। एक तो तरीका ये है कि ये देखिए, इमोस को ओपन करते हैं, जो किस आपका मैनुअल तरीका जो आज तक सब लोगों को आप लोगों, ये पहले का लास्ट का मेरा क्लिक हुआ है, फाइल न्यू, और इसको सेव करें फाइल को डेस्कटॉप पे जहाँ पे हमने रखा हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे भी सेव हो सकता है, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए जहाँ पर फाइल पड़ी होती है वहाँ पे नहीं करता हूँ। मैं नाम रखता हूँ CFA सेव, इसको लिंक करें डेटा फाइल 00 जहाँ पे फाइल सेव थी, ओके, ये आ गया। अब क्या है, अब मुझे एक तो मैनुअल तरीका जो क्रिएट करने का है कि SPSS में जाता हूँ, तो पहले फैक्टर में हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 3। मैं क्या करूँगा, आगे जी, 1 2 3 4 5 6, ओके, और 1 2 3 4 5 6, और फिर कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। इसमें पहली वर्कशॉप सिर्फ आप प्रिंट कर रहे हैं, बाकी सब पुराने ना, न्यू आप पुराने ना। ये जो लास्ट वर्कशॉप उसमें ये सारा डिटेल डिस्कस हो चुका है, वो वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा कि आपने क्रिएट कैसे करना। अब इनको डायरेक्शन चेंज करते हैं रोटेट से, ऐसे ही जी, और इनको सेंटर कर देते हैं, और मूव करना है इनको, मूव, और पूरा ग्रुप का ग्रुप मूव करेंगे हम। नहीं वो ठीक है, ये लैंडस्केप तो किताब करने की जरूरत होगी। अब ये आ गया, अब इनको फिर करते हैं सेंटर। अब ये वो छोटे बड़े स्केल चल रहे हैं, ठीक है, साइज में जो भी है। अब क्या करें कि यहाँ से वो डाटा सेट के अंदर जाएं, वो क्वेश्चन पकड़ें, वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2। अब पहले वेरिएबल में कौन कौन से क्वेश्चन थे, 7 10 15, 7 10 15, सही हो गया। ये सारों में डाल देने आपने, ये सारों मतलब यहाँ डाटा सेट में जाके वो सारे के सारे फैक्टर आप इसमें पेस्ट कर दें। क्लियर हो गया। उसके बाद अब ये फैक्टर के नाम अगर आपको पता है तो फैक्टर के नाम, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, वो नाम पूछेगा, वेरिएबल नाम क्या है, जो भी है, फैक्टर 1 नाम जो भी देना चाहते हैं, ठीक है, वेरिएबल 2 है, 1, जो भी आपने वेरिएबल का नाम देना है, फैक्टर 2 या जिस तरह भी है, फैक्टर 3, फैक्टर 4। क्लियर हो गया, वो नाम आ जाएंगे। जो एरर टर्म थी मैंने तरीका बताया था, प्लगइन में जाएं और नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। क्लियर हो गया, तो ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, CFA परफॉर्म करना है ना। तो हमने ये उसको कह दिया कि इस वेरिएबल के ये फैक्टर हैं, इस वेरिएबल के ये फैक्टर हैं, इस वेरिएबल के ये फैक्टर हैं, इस वेरिएबल के ये फैक्टर हैं। साथ में ये तो चारों के चारों वेरिएबल आपस में
इनका ये कन्वर्जन वैलिडिटी के फैक्टर ड्रा हो गए ना, हर एक को इंडिकेट कर दिए। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है जो दूसरों से डिफरेंट है, दूसरों से, तो फिर ये जो कोवेरिएट होता है ना, ये ड्रा कर देना है। कोवेरिएट, कोवेरिएट टर्म ये यूज होती है 1 2 3 कि ये इन तीनों से डिफरेंट है, तो ये ऑलरेडी आपस में डिफरेंट का एक साइन लग चुका है, फिर 1 फिर 2 फिर ये कोवेरिएट ड्रा क्या करना है कि ये आपस में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको आपस में ड्रा कर दिया। कन्वर्जन वैलिडिटी प्रूव करने के लिए क्या करना है कि ये इन चारों को मिल 5 6 के मिलके बनता है और ये अकेला इन तीनों से डिफरेंट है, उसके लिए आपस में को एरो ड्रा कर देने। तो ये CFA के टेस्ट स्टेप होते हैं। ये किसका स्टेप है? आपने वेरिएबल क्रिएट किया, अनऑब्जर्व्ड, उसकी ऑब्जर्व आइटम ली, डाटा सेट में उठा के उसमें ऑब्जर्व फेंकते चले गए, उनको आपस में रिलेट कर दिया। उनकी जो ऑब्जर्व वेरिएबल क्रिएट करना है ये कहलाता है कन्वर्जन वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए। जब आपस में इनको रिलेट करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के लिए। अब ये प्रोसेस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो मेरा मकसद है कि मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करता, मैंने जो आपको जो टूल प्लगइन इंस्टॉल करके दूंगा जो पर्टिकुलरली नॉट अवेलेबल नेट पे, मतलब कि जिन लोगों का जो प्रोफेसर हमारा जो ग्रुप है उसमें रब्ता करते तो उनको मिलता है, जिनको समझ आती है, लोगों को समझ आती है। अभी मैं ये जो स्टेप बताने को इंतहाई सेंसिटिव है, एक भी गलती करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ख़त्म करने लगा, क्योंकि ये तरीका मैंने बता दिया, ड्रा करने का तरीका ये होता है। ये दूसरों से डिफरेंट है, मतलब कि इनका दूसरों से, अभी वो तरीका बताता हूँ डिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन क्या। पर मैं ये कह रहा हूँ कि CFA का मॉडल जब मैन्युअली ड्रा करना है, जब प्लगइन बाज़ दफ़ा प्लगइन काम नहीं करता क्योंकि प्लगइन में इश्यूज हैं अभी, ठीक है ना, तो उस सूरत में क्या करना है कि तमाम वेरिएबल की कन्वर्जन वैलिडिटी के लिए आइटम ड्रा कर दिए, फिर तमाम को आपस में जोड़ देना कि ये इन तीनों से डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको कोवेरियंस ड्रा करने पड़ते हैं साथ के साथ, कोवेरियंस। तो मैं इसको CFA करके नॉन कर रहा हूँ, नो, ठीक है, ये ब्लैंक है। अभी जो टूल दूंगा आपको, आपने करना है कि जिस डाटे पे आपने CFA रन कर लिया, EFA नहीं, CFA का मतलब आपके स्टेप बन गए, आप सेटिस्फाई हैं, आप सेटिस्फाई हैं। आपका SPSS में CFA होगा तो फिर आप एमोस में जाएं। लोग बुला करते हैं SPSS में करते कुछ नहीं, एमोस में जाकर ना CFA लगाते हैं और रिजल्ट लेके आ जाते हैं, गलत रिजल्ट। ऐसा कोई रूल नहीं है, तमाम दुनिया में हर जगह पे पहले SPSS पे डाटे को नॉर्मल करना है, SPSS पे डाटे को ठीक करना है, SPSS पे अपने CFA लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम ओपन छूट दे रहे हैं तमाम क्वेश्चन को, जिधर जिधर लोड होना लोड हो जाओ। इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CFA है, पर एमोस के अंदर तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये इसी के फैक्टर नहीं, इसके फैक्टर हैं, वहाँ पे हम लोग फर्दर कंफर्म करते हैं। कंफर्म नहीं करते, बेसिकली वहाँ मॉडल को मेजर करते हैं, क्या वाकई ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हमारा CFA होगा तो एमोस में जाकर CFA के स्टेप ठीक होंगे। अगर यहाँ पे डाटा गलत आ रहा है, वहाँ पे आपका डाटा कभी भी सक्सेसफुल रन नहीं होगा। तो अब ये जो प्लगइन डेवलप हुआ है, ये सिर्फ आपकी सहूलत है कि वो जो मेरा टाइम टेकिंग था, 4 वेरिएबल पे मेरा टाइम लगा, शक्ल ठीक नहीं बनी, उसकी पिक्चर ठीक नहीं है, फिगर। तो अब ये क्या होगा कि आपके 20 वेरिएबल भी होंगे ना, तो इस टूल की मदद से आपकी वो ऑटोमेटिकली डायग्राम ड्रा हो जाएगी CFA की। SCM की डायग्राम हमें खुद कन्वर्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर, वो मैं बता देता हूँ। ओके जी, कॉपी किया, और ये कॉपी करना है रोटेटेड को। अगर PAF लगा रहे हैं रोटेटेड को, वरना फैक्टर मैट्रिक्स को दूसरे वाले मेथड में जो हमने PA कॉमन फैक्टर किया था, ये डायग्राम कॉपी कर लेनी है। इसमें फैक्टर आपस में 2 जगह पे क्रॉस लोडिंग नहीं होनी चाहिए, ये समझ लें। क्लियर हो गया? जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इसी तरह स्टेप करनी है, कोई इससे हटके करेंगे तो नहीं चलना, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने रन किया, कोई क्रॉस लोडिंग नहीं है, कोई KMO, कोई बाकी चीजें नहीं, अभी देख रहे हैं। इसको कॉपी किया, फाइल सेम इसके साथ लिंक होनी चाहिए और फाइल सेव होनी चाहिए, सेव होगी। अब आपको जो टूल मिलेगा ना, वो प्लगइन में जाएंगे तो वहां पे वो पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर के नाम से आपके पास आ रहा होगा। ये इसका एमोस का अपना नहीं है, ये सेपरेट प्लगइन तैयार किया गया। इसको ओपन करना है आपने, इसके अंदर जाके ना आपने वो डाटा कंट्रोल V कर देना, ठीक है, तो वो डाटा आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये फैक्टर 1, ये फैक्टर 2, ये फैक्टर 3, ये फैक्टर 4, पहले फैक्टर का कोई नाम रख दें, जॉब सेटिस्फेक्शन। दूसरे फैक्टर का नाम रख दें जॉब, आपको चलो जॉब कमिटमेंट। तीसरे फैक्टर का नाम रख दें, क्यों नाम रख दें, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन बिहेवियर। और चौथे का नाम रख दें प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रख दिए, नाम रख दिए।
और सिंपल आपने क्रिएट डायग्राम पे क्लिक कर देना है। मैंने कुछ नहीं किया, डाटा कॉपी किया, पैटर्न मैट्रिक्स में गया, पेस्ट किया, वेरिएबल के नाम असाइन कर दिए, आपकी डायग्राम बन गई। क्लियर हो गया? ये आपस में लिंक हो गए दोनों। इस डाटे को कर देना सेव और फाइल कर देनी है बंद। क्यों कर रहा हूं? वो लाइसेंसिंग की वजह से वो रन नहीं होगा उसके ऊपर, मुझे कोई इशू आ रहा है इसके अंदर। वो आप रन करेंगे तो एक आपके लाइसेंस में ये प्लगइन वैलिड नहीं है, ठीक है। आप जब दोबारा करेंगे, हम तो है ना इस तरह शॉर्टकट खेलते हैं, अब जब इसको रन करेंगे तो ये जूम करेगा कि पहले से फाइल सेव है, मतलब रिगार्डिंग है। अब आप लोग इसके ऊपर एनालिसिस को रन कर सकते हैं। सही हो गया यार? तुसी ना मेरा गल काट करता हूं। अच्छा जी, तो आपका डायग्राम क्रिएट होगी, आपका ये CFA बना गया कि ये जब वेरिएबल इनको साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में कन्वर्ज होने चाहिए। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव शो हो रहा है ना, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट, और ये आपस में ये वेरिएबल इन तीनों से डिफरेंट है, तो उसके लिए कोवेरियंस हो गया। अब इस चीज को कैसे टेस्ट किया जाए कि डाटे में वैलिडिटी है कि नहीं है? हाँ, ये वेरियंस बात ये ना इसके दरमियान, इन दोनों में वेरियंस है, दोनों में डिफरेंस है, ये उन दोनों से मुख्तलिफ है, आपस में मिलते नहीं है। ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन की वैल्यू है। ये दोनों को जब आपस में करते हैं ना दो एरो, ये कोरिलेशन को शो करता है, बाइवेरिएंट कोरिलेशन को। सब में कोरिलेशन है, पर इसकी जो आएगी ना एक वैल्यू, उन तमाम की कोरिलेशन से बड़ी होनी चाहिए। अभी वो मैं रूल ऑफ थंब बताता हूं कि आप जब ये CFA परफॉर्म करते हो है तो 4 किस्म की वैलिडिटी, नॉन होमोलॉजिकल, फेस वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट और कन्वर्जेंट, वो लिखी हुई है मैंने स्लाइड्स में। पर आपको चेक करनी होती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। उसके अभी रूल्स आते हैं, वो मैं सिखाता हूं, लेकिन अभी हम यही 2 वैलिडिटी प्रूव हो जाएंगी तो हम SCM लगा सकते हैं। आपके सामने जनाबे वाला मेजरमेंट मॉडल ड्रा हो चुका है। टू चेक अगेन कंफर्म CFA इन एमोस, आपने इसमें क्या चीजें चाहिए, वही आप जाएं एनालाइज प्रॉपर्टीज में, आउटपुट में, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, फैक्टर्स, स्क्वायर मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर हो गया? वो जो उसने चीजें सिलेक्ट की थी, करने के बाद इसको कैलकुलेट करवाएं, वो कैलकुलेट हो गया, क्लिक करें, रिजल्ट आ गए, स्टैंडर्ड पे जाएं, आपके रिजल्ट आ गए। क्लियर हो गया? अब रिजल्ट आपके सामने आ गए। अब फिर वही बात कि अब लगाए CFA, लगाए SCM, लगाए पाथ एनालिसिस, मॉडल फिट होंगे तो मेजरमेंट मॉडल के रिजल्ट कब आएंगे? CFA तो मॉडल फिट के लिए क्या था, आउटपुट पे जाएंगे, आउटपुट पे जाएंगे और यहां से मॉडल फिट में जाएंगे। तो पहला तो जी अचीव हो गया सक्सेसफुली, क्लियर, पर दूसरा अचीव नहीं हुआ, तीसरा अचीव नहीं, चौथा अचीव नहीं हुआ, CFA अचीव नहीं हुआ और RMC अचीव नहीं हुआ। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जब भी आप अपना डाटा, इसमें भी इकोनॉमिक्स का डाटा आता है, ये मॉडल फिट इंडिसेस अचीव होने, ये भी लास्ट वर्कशॉप में डिटेल में डिस्कस है, पेपर भी, रेफरेंस भी, सारा मटेरियल आप नेट से जाके ले लीजिएगा, वो हम आपके साथ कर लेते हैं। मैं देख रहा था आपको डाटा देखा जाए तो इसके भी वो कन्वर्ट होते हैं, जिससे आप कहते हैं बीटा निकलते हैं, इसके भी बीटा मैनुअली कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो ये आप लोगों का सारा डाटा जो है ना इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये मॉडल फिट नहीं हुआ। अब चूंकि मॉडल फिट नहीं हुआ तो डाटे का फॉल्ट है, पहले से बात कर रहे हैं। लेट वी अज्यूम कि मॉडल फिट है, लेट वी अज्यूम मॉडल, फिर हमने क्या चेक करनी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब इस सॉफ्टवेयर की ये लिमिटेशन है, ये डिस्क्रिमिनेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपको मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके फार्मूले हैं, फार्मूले सिखाऊं या उसका भी कोई टूल दे दूं? नहीं जी, टूल तो अल्टीमेटली हर चीज का है, लेकिन डिलीवर विद द पैसेज ऑफ टाइम किया जाएगा। अच्छा जी, अब इसके लिए एस्टिमेट्स में जाएंगे और हमें डिस्क्रिमिनेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए कोरिलेशंस और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट्स को देखना होता है। कोरिलेशंस और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट्स को देखना होता है। तो अब इस डाटे में कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, वो तो नहीं आएगी क्योंकि तमाम लोडिंग 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे लोडिंग 0.7 से ज्यादा है ही नहीं, यहाँ पे लोडिंग तो 0.7 से ज्यादा है ही नहीं, लेकिन हम वो चेक करते हैं ना। उसके लिए मैंने आपका टूल डाटा फाइल में आपको दूंगा वैलिडिटी के नाम से, ये एक मैक्रो डेवलप है वैलिडिटी के नाम से। ये उसी जो वर्कशॉप मटेरियल आपको शेयर करूंगा उसके अंदर ये एक्सेल फाइल से होगी। मेरे वक्त में मैं अगर मुझे मिल नहीं रहा था, मैं आपको दिखाता कि मैं मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करता। एक दफा मॉडल गलत हो जाता था, पूरा 1 घंटा लगता था ये वैलिडिटी कैलकुलेट करने पे। फिर
उसके ऊपर पता मैक्रोज अवेलेबल है, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर अगर आपको मैक्रोज दिखनी आती है। ये मैक्रोज दिखी गई तो ये टूल इसके अंदर अवेलेबल है, अनेबल एडिटिंग। आपने क्या करना है, आप यहां पे जाएं, कोरिलेशन का टेबल है, इधर क्लिक करें, इधर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल डबल क्लिक नहीं, सिंपल क्लिक किया, कॉपी करने के बाद आपने ये कोरिलेशन लिखा हुआ है कि A2 में कोरिलेशन पेस्ट करें, इधर क्लिक करके कंट्रोल V, अनेबल कंटेंट, मैक्रो आपकी डिसेबल होती है बाय डिफॉल्ट, इनेबल करनी है आपने, कंट्रोल V, कोरिलेशन आ गई। अब आपने जाना है स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट्स पे, क्लिक किया, कॉपी, और ये स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट इधर पेस्ट करनी, कंट्रोल V। ये 2 स्टेप कर लेंगे ना तो कुछ नहीं है, आपके सारा प्रोसेस जो वो मेरे लिए 2-2 घंटे का प्रोसेस था कैलकुलेट करने, अब सिंपल ये बटन क्लिक करना है तो आपका वो टेबल जनरेट करके दे देगा जो कि वैलिडिटी का है, और साथ में बता देगा कि पीटीटी की आप लोगों की कंपोजिट लायबिलिटी कम है, किसी की भी AVE 0.5 से ज़्यादा नहीं है। अब ये टेबल आपके सामने है, रूल लिखें कन्वर्जन वैलिडिटी का, क्योंकि जो फेस वैलिडिटी होती है वो सुपरवाइजर ने चेक करके बता देनी होती है, लेकिन जो वैलिडिटी की प्योर टाइप जो न्यूमेरिकली टेस्ट हो सकती हैं वो आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का रूल है, रूल नंबर 1, कंपोजिट रिलायबिलिटी CR शुड बी ग्रेटर देन 0.8। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं अप्रोच, ये फॉर्नल एंड लैकर की अप्रोच है, मेरे थीसिस में लिखी हुई है, जो थीसिस आपके पास में लिखी है फॉर्नल एंड लैकर अप्रोच, ठीक है, फॉर्नल एंड लैकर अप्रोच, FORNE फॉर्नल। मैं इसमें अभी आपको बता देता हूँ, इसमें मेरे 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए, CR 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बास 0.7 से भी एग्री करते हैं, मैं 0.8 के साथ जा रहा हूं, 0.7 भी ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं ये फॉर्नर एंड लैकर, ये है जी, ये नाम लिखा फॉर्नेल एंड लैकर 1981, FORNELL एंड लार्कर LARCKER। इसने लिखा था पेपर एवेल्युएटिंग स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल विद अनऑब्जर्व वेरिएबल एंड मेजरमेंट एरर 1981 में। इसके मुताबिक हम चेक करेंगे, ये ज़ोटेरो में मेरी लाइब्रेरी में सेव है, क्लियर हो गया। इसके मुताबिक आप लोगों की 0.7 से ज्यादा लोग कहते हैं, लेकिन मैं 0.8 के साथ जाऊंगा। 0.8 जो जनरल रूल है वो ज्यादा होनी चाहिए आप लोगों की कंपोजिट रिलायबिलिटी प्लस AVE एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट, AVE एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट should be greater than 0.5, should be greater than 0.5, and factor loadings should be greater than 0.7, factor loadings should be greater than 0.7। अगर तो आपके ये 3 रूल फिट होते हैं तो आपके डाटे में कन्वर्जन वैलिडिटी है, पर आप यहाँ पे कन्वर्जन वैलिडिटी प्रूव नहीं होती, क्योंकि आपके सामने भी 2 स्टेप नजर आ रहे हैं, CR और AVE, अभी फैक्टर लोडिंग नजर, वो फैक्टर लोडिंग रिग्रेशन वेट्स, तो फैक्टर लोडिंग मीन स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स, फैक्टर लोडिंग मीन स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स, फैक्टर लोडिंग मीन स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स। सही हो गया। वो मैंने पेस्ट नहीं किए थे तमाम आइटम्स के, वो आपके वो ये देख लें, ये दिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, चेक कर लें। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स हैं ये तमाम आइटम्स के, देखिए JS वेरिएबल, JC वेरिएबल, OCB वेरिएबल, PTT, तमाम वेरिएबल के 0.7 से ज्यादा होने चाहिए। हमारा मॉडल फिट नहीं ना आ रहा क्योंकि उसमें ये 0.4 और ये कम आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ आज के, इसको फिट करना है मॉडल को आइडेंटिफाई, बाद में देखते हैं। अभी मैं रूल बता रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग्स, जिसको फैक्टर लोडिंग कहते हैं, 0.7 से ज्यादा, CR 0.8 से ज्यादा, AV 0.5 से ज्यादा, अगर तीनों रूल मीट कर दें तो आपके डाटे में कन्वर्जन वैलिडिटी है। कौन सी वैलिडिटी है? कन्वर्जन। अब इधर देखिएगा, ये MSV और MXR, ये ना एक एडिशनल सपोर्टिंग टेबल है,
ये खुद कैलकुलेट करते हैं। बाद लोग ना हम ये इसलिए छोड़ते हैं तो स्टैंडर्डाइज नहीं पता चलता, क्योंकि अगर इनमें को मैनुअली मैनिपुलेट करेगा ना तो इसके अंदर भी वो चेंजिंग उस तरह आएंगे। तो ये टेबल के अंदर वो शामिल है, तो इनको यूजलेस छोड़े क्योंकि इसके रूल नहीं, ये इनकी कैलकुलेशन के सपोर्टेड टेबल समझिए, ये सपोर्टेड है। और आप कहें कि मैं इसको चेंज करूँ तो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो मैक्रो ने रिजल्ट शो कर दिया, तो इसे आउटपुट चेंज करेंगे तो बाकी पर फर्क नहीं आएगा। अभी एवीई जो है ना, एवीई अभी मैं ये लिखने लगा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का रूल जो है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब आप देखिएगा ये तो हमारे कॉलम है, वैसे यहां पे चेक करें इधर, ये डायगोनल वैल्यू बोल्ड है, ये नीचे जो वैल्यूज दी है ना इधर ओसीबी जेएस जेसीसी, ये कोरिलेशन है, ये क्या है, कोरिलेशन है। मतलब ओसीबी के साथ तो कोरिलेशन नहीं होगी ना, ओसीबी के साथ कोरिलेशन नहीं, उधर तो वो हमने शो किया है। बोल्ड वैल्यू क्या बताता हूँ, ओसीबी की कोरिलेशन जेएस के साथ, ओसीबी की जेसीसी के साथ, ओसीबी की पीटीटी के साथ, इस तरह जेएस की जेसीसी के साथ और पीटी के साथ, इस तरह इनकी कोरिलेशन है। ये जो डायगोनल वैल्यूज है ना, अगर आप लोग एबीई का स्क्वायर रूट लेंगे, एबीई का, तो ये डायगोनल वैल्यू आएगी। जेएसएस की एवीई का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो डायगोनल वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द एवीई। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की बात करने लगा। स्क्वायर रूट ऑफ एवीई ऑफ एवरी वेरिएबल, ऑफ एवरी कंस्टेंट, ऑफ एवरी अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, स्क्वायर रूट ऑफ एवीई ऑफ एवरी, जिसका भी है, should be greater than correlation of all the variables, correlation of all the variable। तो इधर देखें 0.06 है, तो ये सारी कोरिलेशन से बड़ी है, 0.06 सब कोरिलेशन से बड़ी है, 0.06 सब कोरिलेशन से बड़ी है, 0.06 तमाम की तमाम कोरिलेशन से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, ठीक है। square root of ABE of each unobserved or each latent variable should be greater than the correlation of all other variables, correlation of all the variables। जरूरी नहीं है, सेम कॉलम देखेंगे, नहीं, सारी कोरिलेशन, सारी जितनी डायगोनल के नीचे है सबके साथ देखेंगे। ये दो रूल देख रहे हैं, अगर ये आपका प्रूव हो गया तो डाटा में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी है, कन्वर्जेंट भी है। आप पेपर पढ़ने में आसानी हो जाएगी इसके साथ लोगों के साथ। ये शक्ल मेरी है, ये मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा ये शक्ल हमें बनानी है, डॉक्टर शेप, तो उन्होंने ये दिया टूल। वरना लोगों का अपना लिखने का स्टाइल है, लोग ए बी लहदा लिखते हैं, ये लहदा लिखते हैं, लेकिन हमने इसको इसलिए बनाई है ना, बड़ा सिंपल रिजल्ट है। अगर मैं आप लोगों के साथ अपने थीसिस का, यस, अब मैं अपने थीसिस को डिस्कस करता हूं इसके अंदर। अब ये फैक्टर लोडिंग्स आ गई। ये फैक्टर लोडिंग क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स हैं थीसिस मेरे के सारी, इसमें कुछ कंप्रोमाइज है 0.694, ठीक है ना। ये नीचे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, तो देखें तमाम 0.8 से ज़्यादा है, तमाम 0.5 से ज़्यादा है, और फैक्टर लोडिंग जो है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट 0.7 से ज़्यादा है। तो डाटा में डाटा में कन्वर्जन वैलिडिटी है, इसका इशू नहीं है। इसके बाद तमाम डायगोनल वैल्यू तमाम कोरिलेशन से बड़ी होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। क्लियर हो गया। और ये जो टूल आपके सामने शेयर किया गया है, ये टूल आपको असिस्ट करता है कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो अचीव नहीं कर रही, तो इसके लिए आपको फर्दर इस डाटे पे काम करना है। तो दिस इज कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस इन मोस्ट सिंपल। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ये आपका सीएफए है। अगर आप लोगों को इश्यू आता है, फिर आप क्या करें, 1 एटम का अलग, जिसे ईएफए बोलते हैं ना, आप क्या करें, कोरिलेशन खत्म कर दें, 4 में से 3 वेरिएबल भी खत्म कर दें, और हर वेरिएबल का अलग अलग मॉडल फिट लें। इमोस में ईएफए कैसे परफॉर्म होता है, 4 वेरिएबल है ना, ये आपके सामने। हम क्या करते हैं, मैं इसको फाइल सेव एज करता हूं,
मैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आपको शेयर कर रहा हूँ, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं मेरे साथ। EFA JSS क्लियर। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। क्योंकि एक वेरिएबल की डिस्क्रिमिनेंट तो कन्वर्जन वैलिडिटी ना होती, एक वेरिएबल तो अक्सर क्या होगा, मॉडल फिट ही होगा। तो इसको हम रन करते हैं, सही हो गया। एक वेरिएबल का इसका मॉडल फिट लें, मॉडल फिट परफेक्टली फिट परफेक्टली फिट परफेक्टली फिट, एक वेरिएबल का रन हो गया। मेरी बात समझ आ गई। अब आप क्या करें, इसमें एक और वेरिएबल इंटीग्रेट कर दें। मैं वही CFA की फाइल जाता हूँ, फाइल सेव एज EFA JSS और JCC। ये कोई नहीं बताएगा, लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैंने थीसिस पढ़े हैं बड़े बड़े PhD के, ऐसे ही EFA परफॉर्म होता है कि आपने मॉडल फिट लहदा लेने हैं, फिर आपने ग्रुपिंग करके लेने हैं, ताकि आप लोगों के इशू जो सामने आएंगे पता तो चले कौन से वेरिएबल की वजह से ओवरऑल मॉडल फिट नहीं ना आ रहा ना, पता तो चले। हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर हो गया, रन कर दें। ओह ये रन कैसे कर सकता है, अच्छा जी अब रन किया इसको, ठीक है। मॉडल फिट में चले जाएं, मॉडल फिट अचीव हो रहा है, लेकिन इधर ठीक है, ऑलमोस्ट गुड। इशू आ रहा है, इसमें इशू है। इशू क्या होगा, आप इसकी वैल्यू हाईलाइट करें, वैल्यू हाईलाइट करके भी आपको वही रिजल्ट आने हैं, ठीक है। अनस्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे स्टैंडर्डाइज भाई, स्टैंडर्डाइज चूज नहीं किया हमने। तो ये आ रहे हैं। अब देखें फैक्टर लोडिंग कोई भी 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए, वैसे 0.7 से नहीं कम होनी चाहिए, लेकिन EFA में 0.5 से लिखा हुआ था, 0.4 भी बोलते हैं, लेकिन मैं देखते हैं। तो ये देखें 888। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन तंग कर रहा है, ये कौन सा था, ये 18 ना, अभी मॉडल फिट नहीं है, 18 डिलीट कर देते हैं। नहीं वो अभी चेक करते हैं ना, 1 बाय 1 करना है ना। अभी मॉडल फिट देखें, बेहतर है नहीं सही हुआ, ये ठीक हो गया, स्ट्रांग हो गया, लेकिन ये 0.153 पे अभी भी प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये 5 वाला भी डिलीट करना पड़ेगा। ऊपर देखो, ऊपर काम किसका है, अब इसकी इन दोनों की डिस्क्रिमिनेंट कन्वर्जन वैलिडिटी चेक करके देखते हैं ना, अगर वो सही आ रही है तो फिर नहीं रखते, क्योंकि 5 वाला वैसे नहीं होना चाहिए, 5 वाला खत्म करना चाहिए मेरे मुताबिक। अगर मैं इसको, यही था 21 था ना, नहीं अभी आ रहे हैं, अभी उसको देख रहे हैं। अभी मॉडल फिट देखें, बेहतर हुआ है 887, ये 14 166 RMC अचीव हो रहा है, RMC अचीव नहीं हो रहा, पी क्लोज ठीक है, मतलब जो भी इसके फिट है। तो फैक्टर लोडिंग स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट को बोलते हैं। तो ये भी अभी क्वेश्चन 17 की कम है, बाकी 6 से ऊपर वाली मैं रख सकता हूँ, पर 17 को डिलीट करना पड़ेगा। वही ना 17, .1946 5086 से ये उधर है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, डाटे में और इशू है। तो 0.585 ठीक है। अब इसके ऊपर वो रन करते हैं, सॉरी ये जो है टेस्ट। अब ये टेस्ट आपने रीसेट करना है ना, ये ना नीचे इसके फार्मूले लिखे हैं, अक्सर लोगों ना फार्मूले चाहिए होते हैं, ये नीचे जाएंगे फार्मूले लिखे हैं, जिसको शो को मैनुअली कैलकुलेट करने का ये फार्मूले लिख दिए हैं, AB का, H का, CR का, नेट पे अवेलेबल है। इसको क्लिक रीसेट, वो वापस आ जाएगा। तो जाएं डाटा में, एस्टिमेट, स्केलर्स, कोरिलेशन एक ही आनी है, क्योंकि वेरिएबल 2 है ना, तो कोरिलेशन तो एक ही आएगी। और ऐसे 3 के लिए ज़रूरी है, मैं 3 का टेस्ट था ये डिज़ाइन किया। अब चल जाओ, नहीं कैंसिल करो, कंट्रोल V। अगर ये 3 के लिए डिज़ाइन है 2 पे रन नहीं होगा। हाँ खैर, क्योंकि वैसे भी SEM 3 के स्टार्ट करना चाहिए, 2 पे तो SPSS जो है 3 पे चलना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं समझना कि कोई हो गया, मुझे याद आ गया कि इसमें नहीं सेव होगा। नो आई एम नॉट गोइंग टू सेव। तो ये है। तो अभी मॉडल फिट है, अभी 3rd वेरिएबल ऐड करके इसके अंदर चेक करें, 4 वेरिएबल ऐड करके इसके अंदर चेक करें, तो आप ये EFA परफॉर्म हो रहा है, ये EFA है। अंडरस्टैंड, कंसेप्ट वही है।
बस लॉजिक होनी चाहिए, पेपर पकड़ ले लॉजिक आ जाएगी आपके पास। किताबें पढ़े हमने पढ़ी, हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, आसान तरीके से बता रहे हैं कि ये होता है। अजाब बनाया हुआ लोगों ने CFA क्या है, EFA क्या, और नहीं लगाना जी हो जाएगा बोल रहे हैं। 3 से कम। और सर जो आपने स्लाइड भेजी थी उसमें CFI की वैल्यू बताई थी 0.95 से ग्रेटर होनी चाहिए और आर्टिकल में थी 0.8 से ग्रेटर होनी चाहिए, जो मेरे थीसिस के अंदर थी। जो आपने आर्टिकल भेजे। हाँ, उसमें 0.9 लोगों ने बड़ा हाई स्टैंडर्ड रूल रखा हुआ है, लेकिन मेरी भी 0.8 से हम करते हैं। बस ये समझ लें 0 मीन नो फिट, 1 मीन परफेक्ट फिट, वैल्यू क्लोजर टू 1 मीन गुड फिट। तो 0.8 दिया तो मैंने इसलिए वो लोग कहते हैं बाकी रेफरेंस भी नहीं, लेकिन जो मैंने पेपर दिया था वो मैंने कहा ये पकड़ लें, पाकिस्तान सेटिंग में वो पेपर बेहतरीन है, इसलिए मैंने वो शेयर किया। तो अब जिसको किसी एक को पकड़ लें तो आप उसी फिट के मुताबिक चलेंगे। अच्छा जी, अभी आपको एक टिप देते चलें CFA। अब ये डाटा आपके सामने है, डाटा में वो इशू आ रहे हैं, फैक्टर स्कोर, स्टैंडर्डाइज स्केयर, मल्टीपल कोरिलेशन। डाटे को आप मॉडल फिट लेके आने हैं। अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका है मॉडल फिट को बेहतर करने का, वो आप इसको समझ लें। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी, वरना मेरा इरादा नहीं था। RMR 0.8 से कम होनी चाहिए, 0.08 से नहीं, 0.09 से शायद 0.9 से, ये ज़्यादा आ रही है ना, 0.13 आ रही है ना, ज़्यादा है ये 0.9 से ज़्यादा, लेकिन मैं 0.8 उसका स्टैंडर्ड कर लें। CFI का, TLI का 0.8 0.85 से ज़्यादा होनी चाहिए, AGFI 0.8 से ज़्यादा होनी चाहिए, CGFI 0.859 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मीट नहीं ना कर रही, स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही ना। अच्छा जी, अब कैसे बेहतर किया जाए इन वैल्यूज को? होता भला क्या है? हाँ, वो 0.08 से कम होनी चाहिए। हाँ, अभी बात सुनिएगा ध्यान से। ये आपके सामने जो दिए ना, अगर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 में हाई कोरिलेशन होगा ना, फिर भी मॉडल फिट खराब हो जाएगा। हाँ, फर्ज करें दोनों में कोरिलेशन ज्यादा होगा तो मॉडल खराब हो जाएगा, उसकी वजह से भी मॉडल फिट रिजल्ट है। तो प्रोफेसर कहते हैं इन दोनों को आपस में अनकोरिलेट करवा दो, और दोनों को अनकोरिलेट मतलब दोनों के एरर टर्म्स है ना वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। दोनों के एरर टर्म आपस में, मुझे जो एरर है ना इन दोनों में, कोरिलेशन कह रहा हूं, इन दोनों के एरर 1 और एरर 2, ये अगर दोनों ज्यादा है, दोनों में एरर ज्यादा भी है, कोरिलेशन भी है, दोनों एरर में कोरिलेशन है, इन दोनों एरर के कोरिलेशन की वजह से भी मॉडल फिट के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो फिर यहां पे हम क्या करते हैं कि मॉडिफिकेशन इंडिसेस मालूम करते हैं इनके, और उन इंडिसेस की बेस पे देखते हैं किन में एरर ज्यादा है, तो उनके एरर को आपस में कोरिलेट करवा देते हैं, इनका आपस में ताल्लुक है। जब हम मॉडल को आइडेंटिफाई कर देते हैं ना, फिर कहता अच्छा एरर है, चलो मॉडल फिट भी इसके साथ देखो, फिर वो अच्छे फिट लेके आता है मॉडल के। अब मैं करने लगा स्टेप, देखिएगा आपने करना है, जब आउटपुट में जाना ना, मॉडिफिकेशन इंडिसेस, 4 स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है, क्लियर है। मॉडिफिकेशन इंडिसेस पे क्लिक किया, डाटे को रन किया। अब देखिएगा मैं डाटे में जाता हूं तो नीचे मॉडिफिकेशन इंडिसेस के नाम से एक नया टेबल खुलेगा, उसके ऊपर जाना है। तो ये आपका कोवेरियंस, वेरियंस और रिग्रेशन, पर मैं बात कर रहा हूं दोनों में एरर टर्म में रिलेशनशिप है, कोवेरियंस है, उनमें ज्यादा वेरियंस है। तो यहां पे देखें किसका ज्यादा आ रहा है, 1 और 8 का 6 है, 1 13 का 5 है। अब इशू ये है, हम उन लोगों का पढ़ेंगे जो एक वेरिएबल के रिलेटेड, एक वेरिएबल के रिलेटेड 1 और 6 है ना, 1 का 7 के साथ अगर एरर टर्म ज्यादा होगा तो उसको हम आपस में कोवेरिएट नहीं कर सकते। एक ही वेरिएबल की, एक ही क्वेश्चन, एक ही वेरिएबल के क्वेश्चन में आपस में कोवेरियंस हो सकता है, दूसरे के साथ कोवेरियंस होगा, वो डाटे का इशू है। तो मैं अब मॉडल फिट करने के लिए कोवेरियंस जो है इनके एरर के, उनको अनकोरिलेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं कि आप देखिए 1 और 6 के दरमियान, 1 और 6 के दरमियान कहीं एरर है, 1 और 6 के दरमियान नो, एग्री, 1 में नहीं है। दूसरा कौन सा था, 7 और 12, 7 और 12 के दरमियान, 7 और 18, 9 और 11, 9 और 11 आ रहा ना एक में, 9 और 11 ये कोवेरिएट पकड़ें और 9 को 11 के साथ अटैच कर दें, क्लियर। इसके बाद 9 11 के बाद कौन सा आ रहा है, 12 के साथ, 10 के साथ कोई नहीं है, 13 और 17, 15 और 16 का आ रहा है,
15 और 16 का, 15 और 16 का आ गया। 18 और 20, 18 और 20 का कोई आपस में नहीं है। तो ये दो ज्यादा से ज्यादा जो एरर के वेरिएंस है वो उनको आपस में अनकोरिलेट किया जा सकता है इसके जरिए। अगर इससे मॉडल फिट होता है तो इट इज अ सिंपल शॉर्टकट स्टेप। अगर मॉडल फिट हो हम रन करके देखते हैं कि क्या फिट, मतलब इनको हमने आपस में कहेंगे आपस में एसोसिएशन को साइड पे कर दें, दोनों का आपस में इनके दोनों की आपस में एसोसिएशन की वजह से बाकी मॉडल पे रिजल्ट ना आए तो हम इसके अंदर मॉडल को जस्टिफाई करते हैं। इंडिसेस को टिक किया, इनके मॉडिफिकेशन इंडिसेस निकाले, मॉडिफिकेशन इंडिसेस में कोवेरियंस में जाना है, कोवेरियंस में देखना है। जी मैं इसको अभी रन करता हूँ, अब मॉडल फिट ज़्यादा आ जाएंगे। अभी देखते हैं ना कि अगर पहले मॉडल फिट अभी का मॉडल फिट, अभी देखें 159, 132, 76 कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसमें मेजर नहीं था। मेजर एरर टर्म होता है 20-30 की वैल्यू 0.45 का, इसका मतलब कि आपके डाटे में इशू है। फिर वही बात आ गई ना, अगर डाटे में उस तरह इशू नहीं आएगा आपके डाटे में इशू है। आपने क्या करना है, आउटपुट और तो जाके मॉडिफिकेशन डिसीज के ऊपर टिक किया, रिजल्ट कैलकुलेट किए, आउटपुट में गए, मॉडिफिकेशन डिसीज है, क्लिक कर दे सिंपल, पहले को वेरिएंस है। इधर जो एरर है ना आपस में वो एक एक वेरिएबल के देखने हैं, एक एक वेरिएबल के देखने हैं। एरर का मतलब होता है कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो पाया जाता है, उस दिन भी हमने बड़ी डिटेल में कहा था ई वैल्यू मीन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। ये जो अब एरर है, ये अब दो एरर देखें 9 और 11 ये आपस में इकट्ठे वेरिएट कर रहे थे। जब चीजें मुश्तरक होती है उसकी वजह से मॉडल फिट पे इफेक्ट आता है। यहां पे आपने ये देखना है कि कौन से दो देखे ना। अब मैं आपको खत्म कर देता हूं। सिग्निफिकेंट वाले दिखा रहा है जो मॉडल फिट वाला है, इंडिसेस सिग्निफिकेंट इंडिसेस दिखा रहा था वो, मतलब उन्हीं में से हमने चूज करके यहां यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता बला क्या है कि मॉडल फिट करने के लिए कह रहे हैं कि एरर इकट्ठे जब को वेरिएट करते हैं ना उसकी वजह से भी इशू आता है। आप ये कह रहे हैं कि उनके एरर को अनकोरिलेट कर दें क्योंकि वो थ्योरी का तलक नहीं है ना। अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है पर दो वेरिएबल में एक जैसा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस होगा तो मॉडल फिट पे फर्क पड़ेगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि आप इन दोनों को टर्म ड्रा करके कोरिलेट करवाएं, वो ओवरऑल निकल जाएंगे। किया, अब वो क्या कि आप एक एक वेरिएबल को देखना है। पहले देखें 1 और 6, 1 और एक ही वेरिएबल के एरर हो सकते हैं। इस वेरिएबल के साथ आप एरर कोरिलेट नहीं कर सकते। आप जाएं आउटपुट में, मॉडिफिकेशन इंडिसेस में, और अब देखें 1 और 8। पहला वेरिएबल क्या था 1 और 6, 1 और 8, 2 और 13, 2 और 13, 4 to 7 हो सकता है। 1 to 6 जाना ना हमने, 1 to 6 तो 4 to 7 दूसरे वेरिएबल में चला जाएगा। तो ये आपस में हम इसको अनकोरिलेट मतलब इसको आपस में रिलेट नहीं कर सकते इनके अंदर। तो इसलिए आप जिधर होगा तो हमें जाके देखा था कि ये जो है ना 15 और 16 ये एक ही से बिलोंग करते हैं ना। 15 और 16 एक वेरिएबल, इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। हाँ, ये उस बिना पे करते हैं। ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये दोनों सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इसलिए हमने ये दोनों इकट्ठे कोवेरिएट कर रहे थे, हमने इनको अटैच करने की वजह से बेसिकली इसको निकाल दिया। ये बेसिकली होता दोनों को कोरिलेट करवाकर हमने बता दिया, हमें पता है। मॉडल फिट का मतलब ये होता है कि जो हमारा मॉडल है वो फिट है कि नहीं फिट। जब हम एरर टर्म ड्रा कर देते हैं हम कहते हैं हाँ हमें पता है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, हम कोरिलेट करवा देते हैं, हमें पता है कि इन दोनों के तरह वो हमें बगैर है कि इन दोनों में कोवेरिएशन हो रही है। हम एरर ड्रा करते हैं तो हम क्या कहते हैं हमें पता है इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन है। जब हम इन दोनों के दरमियान फिर वो कहते हैं इनको तो ये पहले से पता है, इसका मतलब हम बाकी एरर को देखना है, बाकी मॉडल फिट को देखना है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दोनों की कोवेरिएशन खत्म करने के लिए दोनों को एरर ड्रा कर दे, अनकोरिलेट कर दे। लेकिन बेसिकली हम कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन बोलने वाले कहते हैं कोरिलेट कर दें, लेकिन वो कोरिलेट है। कोरिलेट करने का मतलब कि आप कहते हैं मुझे पता है। जब आपको पता तो उसने फिर आइडेंटिफाई करना, हाँ इसको ये पता है, वो मॉडल फिर उस बेस पे निकालता है कि इसको जो नहीं पता उसकी बेस पे, क्योंकि इसमें टर्म उसकी बेस पे कैलकुलेट की जाती है। सो दिस इज CFA, EFA, EFA एंड CFA, दिस इज मॉडिफिकेशन इंडिसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और जब आपने इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल मॉडल में तो फाइल सेव एज, अगर मॉडल सारा फिट आता है तो इसको SCM का नाम दें, सेव हो गया जी। फर्स्ट करें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रखें, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन बिहेवियर,
अब ये देखें जी, ओके, जो डिपेंडेंट है मैं उसको क्या करता हूँ, इसको इधर ले गए, इधर जो सेलेक्ट किया, मूव, क्लियर हो गया, और इसको सेंटर किया थ्योरी में। ओके, अब क्या करूंगा इसके साथ, अब ये मॉडल बनने लगा है फॉर्मेटिव। पहले कौन से मॉडल है, रिफ्लेक्टिव, अब फॉर्मेटिव। क्लियर हो गया। जब फॉर्मेटिव बनता है तो मैंने बोला था इंडिपेंडेंट के दरमियान एरो और डिपेंडेंट के ऊपर एरर टर्म, और इंडिपेंडेंट के दरमियान कोवेरियंस। क्लियर है। अनऑब्जर्व वेरिएबल और नेम ऑब्जर्व वेरिएबल कैलकुलेट। अभी वो मॉडल रन करेगा, मॉडल फिट आ रहे हैं जो भी, और चले जाएं एस्टिमेट्स में, तो आपके पहला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन बिहेवियर पे इफेक्ट है, बाकी दो का इफेक्ट नहीं है, दोनों इनसिग्निफिकेंट हो रहे हैं। तो ये आप लोगों के एससीएम रन हो गया। तो बेसिकली जिसको सीएफए आता होगा उसको एससीएम चलाना आएगा। एससीएम हमने पहले सीखा हुआ था, सीएफए ईएफए भी सीख लिया। तो दिस इज द बेसिक डेरिमा। ये जो है एंडरसन एंड गर्बिंग की अप्रोच हमने बताई है कि एंडरसन गर्बिंग कहता है कि पहले मेजरमेंट मॉडल रन करो और फिर आप लोग एससीएम रन करो। एंडरसन एंड गर्बिंग की अप्रोच है। जब हमने उन दोनों किताबें सीएफए भी, मेजरमेंट मॉडल भी सीख लिया और स्ट्रक्चर मॉडल भी सीख लिया। अब स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर जब आप लोगों को सीएफए के अंदर जब आप लोगों को वैलिडिटी चेक करनी है, फिर फॉर्मल एंड लेकर की अप्रोच यूज करनी है, तो याद है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार है उसमें मीडिएशन और मॉडरेशन है, जिसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया है इस कॉन्टेस्ट में रहते हुए। जी जी, आप अपना मॉडल नहीं है, मैं आपको लिख दूंगा। वो देखिए, आपको एक रन करना आ जाएगा तो आपको 7 रन करना आ जाएगा, आपको 2 रन करने आ जाएंगे। मतलब बक्से से आपको बताना कि इस तरह होता है। बाकी आप करेंगे ना, आपको मैंने एक रिग्रेशन बताई।